प्रस्तुत है पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, भाग 1, अध्याय 3, आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम। परिवर्तन क्यों होता है? इशारा व इनाम समान रखें, केवल क्रिया बदलें। शराब पीने वालों के इशारे और इनाम समान रखकर क्रिया कैसे परिवर्तित की जा सकती है? इसका एक प्रभावशाली प्रयोग 2007 में हुआ। जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका विज्ञानी म्यूलर और यूनिवर्सिटी ऑफ मैगडेबर्ग के उनके कुछ सहकर्मियों ने लंबे समय से शराब छोड़ने का प्रयास करने वाले 5 लोगों के दिमाग में एक ऑपरेशन के जरिए सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल यंत्र लगा दिए। शराब के लती ये 5 लोग नशा मुक्ति केंद्रों में कम से कम 6 महीने का समय बिता चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी थी। इनमें से एक तो शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए 60 से भी अधिक बार अपना इलाज नशा मुक्ति केंद्र में करवा चुका था। इन 5 लोगों के दिमाग में सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल उपकरण उनके बेसिल गैंग्लिया में लगाए गए थे। बेसिल गैंग्लिया दिमाग का वही हिस्सा है जिसका अध्ययन कर MIT के शोधकर्ताओं ने आदत के फंदे का पता लगाया था। यह उपकरण ऐसी विद्युत तरंगे पैदा करता था जिससे इनाम की अनुभूति में रुकावट आती थी। इसके परिणाम स्वरूप आदतन पैदा होने वाली इच्छा जागृत नहीं हो पाती थी। इस ऑपरेशन के बाद इन लोगों को वह इशारे दिए गए जिनसे उनके अंदर शराब पीने की इच्छा पैदा होती थी, जैसे शराब की बोतल की तस्वीर और शराब खाने जाना वगैरह। आमतौर पर इन इशारों के मिलते ही ये लोग अपने आप को रोक नहीं पाते थे, लेकिन उनके दिमाग में लगे उपकरण ने उनकी इच्छा को दबा दिया। परिणाम स्वरूप उनमें से किसी ने भी शराब को छुआ तक नहीं। म्यूलर बताते हैं कि इनमें से एक इंसान ने हमें बताया कि दिमाग में लगे उपकरण में विद्युत तरंग शुरू होते ही हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये विद्युत तरंगे बंद की जाती हैं, तो शराब पीने की इच्छा फिर से पैदा हो जाती है। लेकिन फिर म्यूलर ने पाया कि इन लोगों की शराब पीने की आदत बदलने के लिए केवल इच्छाओं को हटाना काफी नहीं था। ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद तनावपूर्ण मौके आते ही इनमें से 4 लोग एक बार फिर अपनी पुरानी आदत को दोहराते हुए शराब पीने लगे। उनके जीवन में चिंता या व्याकुलता का कोई भी मौका आने पर उन्होंने तुरंत शराब की बोतल का सहारा ले लिया, क्योंकि ऐसा करना उनकी आदत थी। वे तनाव का सामना शराब पीकर ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने तनाव का सामना करने के लिए अन्य प्रभावी क्रियाएं सीख ली, तो उनकी शराब पीने की आदत पूरी तरह छूट गई। जैसे उनमें से एक इंसान अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाने लगा, जबकि अन्य लोग थेरेपी लेने के लिए जाने लगे। जीवन में आई चिंता और व्याकुलताओं का सामना करने के लिए इन परिवर्तित क्रियाओं को अपनाने से इन लोगों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आए। इन 5 में से वह इंसान जो शराब छोड़ने के लिए 60 से भी अधिक बार अपना इलाज करवा चुका था, उसने दोबारा शराब की एक बूंद तक नहीं पी। अन्य 2 लोगों ने सिर्फ 12 साल की उम्र से ही शराब पीना शुरू कर दिया था और 18 साल का होते होते उन्हें शराब की लत लग चुकी थी। वे हर रोज शराब पीते थे, लेकिन अब तो उन्हें शराब की बोतल को हाथ लगाए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। गौर करें कि यह अध्याय आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम के कितना करीब है। शराब की लती इन लोगों के दिमाग में ऑपरेशन द्वारा परिवर्तन लाना काफी नहीं था, क्योंकि इससे पुराने इशारे और इच्छाएं परिवर्तित नहीं हो पाई थीं और इनाम के इंतजार में थीं। इन लोगों की शराब की लत पूरी तरह तब छूट पाई जब इनके पुराने इशारे और इनाम समान रखकर केवल इनकी क्रिया को बदला गया। म्यूलर बताते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में शराब की लत इतनी गहराई तक बसी होती है कि ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं होता। इसके बावजूद भी इन लोगों को अपने जीवन में नई क्रियाओं की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी इसी प्रकार कार्य करता है। आदत के पुराने फंदे में नई क्रियाएं निर्मित की जाती हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। वैज्ञानिक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कार्यप्रणाली समझने लगे हैं और अब इसकी पद्धतियों का उपयोग अन्य आदतों के मामले में भी होने लगा है, जैसे 1-2 साल की उम्र के बच्चों का चिड़चिड़ापन, सेक्स संबंध बनाने की लत, यहाँ तक कि स्वभाव संबंधी छोटी से छोटी चीजों में भी अब आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम की मदद से बदलाव लाया जा सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पद्धतियाँ जैसे जैसे प्रचलित होने लगी, उन्हें थेरेपी में रूपांतरित कर लिया गया, जिससे लगभग हर प्रकार के पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। वर्ष 2006 गर्मी का मौसम था। मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की छात्रा मैंडी परामर्श केंद्र गई। वह 24 वर्ष की थी और उसे लगातार नाखून चबाने की आदत थी। मैंडी को याद भी नहीं था कि यह आदत उसे कब लगी। हालांकि नाखून चबाने की आदत बहुत से लोगों को होती है, लेकिन मैंडी जैसे निरंतर नाखून चबाने वाले लोगों की दिक्कत अलग ही स्तर की होती है। वह अक्सर अपने नाखूनों को त्वचा से निकल जाने तक चबाती रहती थी और कई बार
बार तो इसके कारण उसकी उंगलियों से खून तक निकलने लगता था। इसके कारण उसकी उंगलियों के सिरों पर बहुत से निशान थे। नाखून ना होने के कारण उसकी उंगलियां बहुत ही खराब दिखाई देती थीं। इन सब समस्याओं के कारण उसकी उंगलियों में अक्सर दर्द होता रहता था, जिसका मतलब था कि वह अपनी नसों यानी तंत्रिकाओं को चोट पहुंचा रही है। मैंडी के सामाजिक जीवन पर भी उसकी इस आदत का नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उसे कहीं बाहर जाने पर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि वह अपने हाथ हर समय जेब में ही रखा करती थी। किसी लड़के के साथ घूमने जाने पर उसका सारा ध्यान इसी बात पर होता था कि वह अपने हाथों की मुट्ठियां बंद रखे ताकि लड़के की नजर उसकी अंगुलियों के सिरों पर ना पड़े। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसने अपनी इस आदत से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की थी। इसके लिए उसने अपने नाखून पर बुरे स्वाद वाली नेल पॉलिश लगाई थी और कई बार वह ऐसा काम करती जिसमें उसका ध्यान कहीं और होता। यूनिवर्सिटी के परामर्श केंद्र ने मैंडी को मनोविज्ञान में पीएचडी कर रहे एक छात्र के पास भेजा। यह छात्र इस तरह की आदतों के एक इलाज का अध्ययन कर रहा था, जिसका नाम था आदतों को पूर्वावस्था में लाने का प्रशिक्षण। यह मनोविज्ञानी आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम से भली भांति परिचित था। वह अच्छी तरह जानता था कि मैंडी के नाखून चबाने की आदत बदलने के लिए उसके जीवन में एक नई क्रिया लाने की जरूरत है। जब तुम नाखून चबाने के लिए अपना हाथ मुंह की ओर लाती हो तो क्या सोच रही होती हो? उसने मैंडी से पूछा। मेरी उंगलियों में तनाव होता है और नाखून के किनारों पर थोड़ा दर्द महसूस होता है, मैंडी ने बताया। कभी कभी मैं अपने अंगूठे को उंगलियों के सिरों पर स्पर्श कराकर यह गौर करती हूँ कि कहीं नाखून के किनारे की सूखी चमड़ी का टुकड़ा तो नहीं निकल रहा है, और ऐसा कुछ भी महसूस होने पर मैं तुरंत अपना हाथ अपने मुंह की ओर लाती हूँ। इसके बाद मैं हर एक उंगली के नाखून के किनारे की सूखी चमड़ी निकालने लगती हूँ। एक बार ऐसा करते ही हर नाखून के साथ यही किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सजगता प्रशिक्षण नामक इस पद्धति में लोगों से उन इशारों की पहचान करने को कहा जाता है जो उनके आदतन व्यवहार को प्रेरित करते हैं। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी शराब के लती लोगों से उन इशारों की पहचान करने को कहा जाता है जो उनके आदतन व्यवहार के प्रेरक होते हैं। मैंडी की उंगलियों में महसूस होने वाला तनाव ही उसकी नाखून चबाने की आदत का इशारा था। मैंडी का इलाज करने वाले मनोविज्ञानी ब्रैड डफरीन बताते हैं कि अधिकतर लोगों की आदतें इतनी पुरानी होती हैं कि वे अपनी आदत को सक्रिय रखने वाले कार्डों को पहचान ही नहीं पाते। मेरे पास ऐसे मरीज भी आए जो हकलाने की आदत से छुटकारा चाहते थे, पर जब मैं उनसे पूछता कि ऐसा कौन सा शब्द या परिस्थितियां हैं जिनसे वे हकलाने लगते हैं, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था, क्योंकि उनकी आदत इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि अब वह उसके कार्डों पर गौर ही नहीं करते। इसके बाद मैंडी से इस तरह नाखून चबाने का कारण पूछा गया। पहले तो मैंडी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन मनोविज्ञानी के साथ कई बार बातचीत करके उसे समझ में आया कि जब भी वह ऊब जाती है तो नाखून चबाने लगती है। मनोविज्ञानी ने उसका निरीक्षण करने के लिए उसे ठीक उन्हीं स्थितियों में डाला जैसे स्थितियां उसके रोजाना जीवन में होती हैं, जैसे टीवी देखना या पढ़ाई करना। मनोविज्ञानी ने पाया कि जब भी मैंडी को ऐसी स्थितियों में डाला जाता है वह आदतन अपने नाखून चबाने लगती है। इसके बाद मैंडी ने बताया कि जब वह अपने सारे नाखून चबा लेती है तो उसे एक पूर्णता का अनुभव होता था। यही उसकी आदत का इनाम भी। यह दरअसल एक शारीरिक संवेदना है और मैंडी के अंदर इसी संवेदना को महसूस करने की इच्छा निर्मित होती थी। मैंडी की थेरेपी का यह सत्र पूरा होने के बाद मनोविज्ञानी ने उससे कहा कि अगली बार मिलने से पहले उसे एक काम करना होगा। उसने मैंडी से कहा कि वह अपने पास हमेशा एक इंडेक्स कार्ड रखा करे और जैसे ही उसे अपनी अंगुलियों में तनाव महसूस हो और नाखून चबाने का मन करे तो वह इंडेक्स कार्ड पर सही का निशान लगा ले। इससे यह जानने में आसानी होगी कि उसे कब कब नाखून चबाने का मन किया। एक सप्ताह बाद मैंडी फिर से मनोविज्ञानी के पास आई। उसके इंडेक्स कार्ड पर कुल 28 निशान थे। अब वह अपनी अंगुलियों में होने वाले तनाव के प्रति बहुत सजग हो गई थी। अब उसे यह अच्छी तरह याद रहता था कि उसे दिन भर में कब और कितनी बार उंगलियों में तनाव महसूस हुआ, जैसे पढ़ाई करते समय या टीवी देखते समय या फिर कभी और। मैंडी की आदत का फंदा। इसके बाद मनोविज्ञानी ने उसे प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया यानी कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स देखना सिखाया। मैंडी को अपनी उंगलियों में तनाव महसूस होने पर कुछ अन्य क्रियाएं करने के लिए कहा गया, जैसे अपने हाथ को तुरंत जेब में डाल लेना या कोई पेन अथवा पेंसिल लेकर
उसे कसकर पकड़ लेना आदि। संक्षिप्त में कहा जाए तो तनाव महसूस होते ही मैंडी को तुरंत अपने हाथों को ऐसी क्रियाओं में व्यस्त करना था जिसे वह नाखून चबाने के लिए अपना हाथ मुंह की ओर ना ले जा सके। इसके बाद मैंडी को ऐसी कोई क्रिया करनी थी जो उसे फौरन शारीरिक संवेदना उपलब्ध करवा सके, जैसे अपने बाजुओं पर हथेलियां रगड़ना अथवा अपने हाथों से बेंच पर थपकी मारते हुए आवाज निकालना आदि। इसका उद्देश्य बस यही था कि यह सब करके उसके अंदर शारीरिक प्रतिक्रिया पैदा हो सके। इस प्रकार इशारा और इनाम समान रहा, बस क्रिया परिवर्तित हो गई। मैंडी की आदत का नया फंदा। मैंडी को मनोविज्ञानी ने अपने ऑफिस में ही 30 मिनट तक इस क्रिया का अभ्यास करने के लिए कहा। इसके बाद जब मैंडी घर जाने लगी तो मनोविज्ञानी ने उसे एक नया काम बताया। अब मैंडी को उस समय भी अपने इंडेक्स कार्ड पर एक विशेष निशान लगाना था। जब नाखून चबाने के लिए मुंह में हाथ डालने की इच्छा जागने पर वह उसे अपनी नई क्रिया की मदद से टाल सके। अगले सप्ताह जब मैंडी मनोविज्ञानी के पास आई तो पता चला कि उसने पूरे सप्ताह में केवल 3 बार अपने नाखून चबाए थे और 7 बार प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया यानी कॉम्पिटिटिव रिस्पांस का सफल उपयोग किया था। उसने पार्लर जाकर मैनिक्योर, नाखूनों की सफाई और साज श्रृंगार भी कराया था। ऐसा करके दरअसल उसने स्वयं को इनाम दिया था। साथ ही उसने इंडेक्स कार्ड का उपयोग भी जारी रखा। इसके मात्र 1 महीने बाद ही मैंडी की नाखून चबाने की आदत पूरी तरह खत्म हो गई। प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया यानी कॉम्पिटिटिव रिस्पांस अब उसके लिए ऐसा व्यवहार बन चुका था जो वह स्वतः ही होता था, यानी अब इसके लिए मैंडी को अपनी ओर से कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। इस प्रकार उसकी पुरानी आदत का स्थान नई आदत ने ले लिया था। आदत को पूर्वावस्था में लाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने वालों में से एक नेथन एंजरिन ने मुझे बताया कि यूं तो यह बहुत ही आसान नजर आता है, पर एक बार आप यह जान जाएं कि आपकी आदतें कैसे काम करती हैं और साथ अगर आप अपनी आदतों के इशारों और इनाम को भी जान लें तो आदत को परिवर्तित करने में ज्यादा समय नहीं लगता। हो सकता है कि आपको लगे कि यह इतना आसान कैसे हो सकता है, पर सच्चाई यह है कि इंसानी दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना संभव है। बस आपको सफलतापूर्वक ऐसा करने के लिए सुनियोजित तरीका अपनाना होता है। आदत को पूर्वावस्था में लाने की इस पद्धति का उपयोग आज कई मौखिक और शारीरिक समस्याओं से निपटने में किया जाता है। इसके साथ ही डिप्रेशन, धूम्रपान, जुआ खेलने की लत, एंजाइटी, बिस्तर गीला करना, टाल मटोल की आदत, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऐसी ही अनेक समस्याओं के उपचार में भी आदत को पूर्वावस्था में लाने वाली पद्धति का उपयोग होता है। इस पद्धति में आदत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है कि अक्सर लोग यह नहीं जान पाते कि उनकी आदतें किस इच्छा के कारण सक्रिय होती हैं। मैंडी यह नहीं जानती थी कि शारीरिक संवेदना की इच्छा के कारण ही वह अपने नाखून चबाती है, लेकिन जब उसने अपनी इस आदत के बारे में मनोविज्ञानी के साथ विचार विमर्श किया तो वह समान इनाम देने वाली नई क्रियाएं अपनाकर अपनी आदत को परिवर्तित करने में सफल हो गई। जैसे अगर आपको काम करते समय कुछ न कुछ खाते रहने की आदत है और आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आपको मिलने वाला वह इनाम क्या है जो इस आदत को सक्रिय कर रहा है। क्या आप अपनी भूख को शांत करने के लिए ऐसा करते हैं या फिर काम से ऊब जाने पर ऐसा करते हैं? अगर आप अपनी ऊब मिटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो बहुत आसानी से एक नई और बेहतर क्रिया ढूंढकर इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे काम से पैदा होने वाली ऊब मिटाने के लिए आप आसपास कहीं घूम कर आ सकते हैं या फिर कुछ मिनटों तक इंटरनेट पर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं ऊब से तो बचाएंगी ही, साथ ही आपको वजन बढ़ने की दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप धूम्रपान की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने आप से पूछें कि क्या आपको निकोटीन पसंद है या फिर आप केवल शारीरिक संवेदना महसूस करने के लिए धूम्रपान करते हैं, या शायद आप लोगों के साथ धूम्रपान करके उन्हें अपना मित्र बनाना चाहते हैं। शारीरिक संवेदना महसूस होने के लिए जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके लिए यह जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है कि इस विषय पर हुए शोधों के अनुसार दोपहर में चाय या कॉफी पीने से धूम्रपान छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान से ग्रस्त रह चुके अनेकों लोगों के अनुसार इस आदत के इशारे और इनाम को जानने तथा उनके स्थान पर नई क्रिया अपनाने से इससे छुटकारा पाना संभव है। जैसे धूम्रपान करने की तलब लगने पर एक निकोरेट यानी धूम्रपान की आदत छुड़ाने वाली एक च्युइंगम चबाने, पुशअप एक प्रकार का व्यायाम करने या कुछ देर यूं ही
पैर फैलाकर आराम से बैठने जैसे विकल्पों को अपनाने से यह आदत छोड़ना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अगर आप अपनी आदत के इशारे और इनाम को पहचान लें तो उसे बदला जा सकता है। यह पद्धति अधिकांश परिस्थितियों में काम आती है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें बदलने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है। वह महत्वपूर्ण चीज कुछ और नहीं बल्कि विश्वास है। सन 1996 में टोनी डंगी बुकानेर्स के मुख्य कोच बने। उस वर्ष का खेल सत्र आरंभ होने के कुछ ही महीनों पहले की बात है। वे अपनी टीम के साथ लॉकर रूम में बैठे थे। सबको लगता है कि हम जीत नहीं सकते और लोग इसके 6 कारण बताते हैं। इन शब्दों के साथ उन्होंने बोलना आरंभ किया। उनकी टीम के सभी सदस्य अखबारों और रेडियो पर ये कारण पढ़ और सुन चुके थे, जैसे टीम का प्रबंधन ठीक नहीं है, नए कोच की क्षमताओं को पहले कभी परखा नहीं गया, टीम के खिलाड़ियों में अनुशासन नहीं है, यह टीम जिस शहर की है वहाँ के लोगों को इस खेल में ज्यादा रुचि नहीं है, टीम के मुख्य खिलाड़ी चोटिल हैं, खिलाड़ी इतनी प्रतिभावान नहीं है कि जीत हासिल कर सके, वगैरह। तो ये वो संभावित कारण हैं जो हमें कामयाब होने से रोक रहे हैं। डंगी ने अपने खिलाड़ियों से कहा, पर मैं आपको एक बात का विश्वास दिला सकता हूँ, हम बाकी सभी टीमों से ज्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। डंगी के अनुसार उनकी योजना यह थी कि टीम का व्यवहार इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि हर खिलाड़ी आदतन अच्छा प्रदर्शन करने लगे। डंगी का मानना था कि बुकानेर्स टीम को ना तो खेल की रणनीतियां सिखाने वाली मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत है और ना ही विपक्षी टीम द्वारा मैदान पर रची जाने वाली सैकड़ों व्यूह रचनाओं को याद रखने की। उन्हें केवल चुनिंदा क्रियाओं को याद रखकर हर बार सर्वश्रेष्ठ ढंग से वह क्रियाएं करनी है। लेकिन फुटबॉल के खेल में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। टैंपा बे में डंगी के सहायक कोच हर्म एडवर्ड्स बताते हैं, फुटबॉल ऐसा खेल है जिसके हर मैच में कोई न कोई खिलाड़ी गलती करता ही है। आमतौर पर इसका कारण शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। जब कोई खिलाड़ी बहुत ज्यादा विचार करने लगता है या हिचकिचाने लगता है तो गलतियां करने लगता है। इसलिए डंगी चाहते थे कि खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसा करने के लिए खिलाड़ियों को अपनी आदतों का फंदा पहचानकर उसमें नई क्रियाओं का समावेश करना था। अपनी योजना बनाने से पहले डंगी ने बुकानेर्स के खिलाड़ियों का खेल देखकर उनकी मौजूदा आदतों का अध्ययन किया। एक दिन सुबह के अभ्यास सत्र के दौरान डंगी चिल्लाई, अब हम अपने अंडर डिफेंस पर काम करेंगे। नंबर 55 अपनी स्थिति बताओ। मेरी नजर पीछे दौड़ने वालों और गार्ड करने वाले खिलाड़ियों पर है। बाहरी लाइन ब्रेकर डेरेक बरुक्स ने जवाब दिया, जरा और बारीकी से बताओ तुम्हारी नजरें किस बिंदु पर टिकी हैं। मैं गार्ड की क्रियाएं देख रहा हूँ। मेरी नजर गेंद मिलने के बाद क्वार्टर बैरक के पैरों और उसकी कमर पर है। साथ ही मैं यह भी गौर कर रहा हूँ कि लाइन में खाली जगह कहाँ बन रही है, ताकि यह पता लगा सकूं कि क्वार्टर बैरक गेंद को मेरी ओर फेंकेगा या कहीं और ले जाएगा। बरुक्स ने जवाब दिया, फुटबॉल के खेल में ऐसे दृश्य रूपी संकेतों को कुंजियां कहा जाता है और किसी भी मैच में ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डंगी इसी में नयापन लेकर आए। वे इन कुंजियों का इस्तेमाल नई आदतों के इशारों के तौर पर करते थे। वे जानते थे कि बाहरी लाइन ब्रेकर डेरेक बरुक्स कभी कभी खेल के आरंभ में हिचकिचा जाता है। उसे कई चीजों पर ध्यान देना होता था, जैसे क्या गार्ड व्यूह रचना के बाहर जा रहा है, पीछे दौड़ने वाले के पैरों की स्थिति क्या है, वह आगे बढ़ने की सोच रहा है या पीछे जाने। इन सभी विचारों में उलझे रहने के कारण कभी कभी डेरेक ब्रुक्स को निर्णय लेने में देरी हो जाती थी। डंगी का उद्देश्य था कि ब्रुक्स को ये सारे निर्णय लेने से मुक्ति मिल जाए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ही तरह डंगी ने भी ब्रुक्स के आदतन इशारों को कायम रखा। उन्होंने केवल ब्रुक्स की क्रियाओं को बदला जो समय के साथ उनकी आदतों में शामिल हो गई। डंगे ने ब्रुक्स से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन्हीं कुंजियों का इस्तेमाल करते रहो। शुरुआत में तुम अपना ध्यान सिर्फ पीछे दौड़ने वाले खिलाड़ी पर केंद्रित करो, बस बिना कुछ सोचे केवल इतना करो। फिर अपने स्थान पर जाने के बाद क्वार्टर बैरक को देखो। यह एक छोटा सा बदलाव था। ब्रुक्स की नजर समान इशारों पर ही थी, पर अब वह हड़बड़ी में हर ओर नहीं देखता था। डंगे ने ब्रुक्स को सभी इशारों को देखने का सही क्रम बताया। साथ ही ब्रुक्स को कुंजियों के अनुसार प्रतिक्रिया का चुनाव करना भी सिखाया गया। इस योजना की विशेषता यह थी कि इसके चलते ब्रुक्स को मैदान पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब ब्रुक्स मैदान पर तेज गति से घूम सकता था, क्योंकि उसका हर निर्णय उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन चुका था। यही प्रतिक्रिया आगे चलकर उसकी आदत बन गई।
डंगी ने हर खिलाड़ी को इसी प्रकार के निर्देश दिए और कुछ चुनिंदा व्यूह रचनाओं में इन निर्देशों का पालन करते हुए लगातार अभ्यास भी कराया। डंगी द्वारा सिखाई गई इन आदतों को पक्का होने में लगभग 1 साल का समय लगा। खेल सत्र के शुरुआती दौर में उनकी टीम आसान से आसान मैच भी हार जाती थी। खेल समाचार लिखने वाले पत्रकार सवाल करने लगे कि बुकानेश टीम मनोविज्ञानी नीम हकीमों के चक्कर में अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रही है, लेकिन धीरे धीरे बुकानेश के खिलाड़ियों में सुधार नजर आने लगा। आखिरकार डंगी द्वारा सिखाई गई क्रियाएं मैदान पर सक्रिय होने लगी और कारगर भी साबित हुई। अगले खेल सत्र में भी डंगी ही टीम के कोच बने रहे और उनके नेतृत्व में बुकानेश टीम ने अपने पहले 5 मैच में जीत हासिल की और 15 वर्षों में यह टीम पहली बार प्ले ऑफ में भी पहुंची। आखिरकार सन 1999 की डिवीजन चैंपियनशिप में उनकी टीम विजेता साबित हुई। डंगी की कोचिंग पद्धति अब पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने लगी। मृदुभाषी स्वभाव, धर्मनिष्ठा और काम व पारिवारिक जीवन में बढ़िया संतुलन बनाकर रखने वाले डंगी जल्द ही खेल मीडिया के चहेते बन गए। अब तो अखबारों में उनके जीवन के हर पहलू के बारे में कुछ न कुछ प्रकाशित होता रहता था। डंगी अपने दोनों बेटों एरिक और जैमी को अभ्यास के दौरान स्टेडियम लाया करते थे। वे दोनों डंगी के ऑफिस में बैठकर पढ़ाई करते और लॉकर रूम में खिलाड़ियों के तौलिए उठाकर रखने का काम भी करते। डंगी की प्रसिद्धि ऐसी थी कि उनके जीवन की छोटी छोटी चीजों पर भी लंबे लंबे लेख लिखे गए। अब ऐसा लगने लगा था कि आखिरकार सफलता उनके दरवाजे तक आ पहुंची है। बुकानेश सन 2000 और 2001 में भी प्ले ऑफ तक पहुंचे। उनके प्रशंसक इतने बढ़ गए थे कि हर सप्ताह पूरे का पूरा स्टेडियम उनके प्रशंसकों से भरा रहता था। टीवी और रेडियो के खेल प्रसारक अब बुकानेश टीम को सुपर बॉल के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने लगे थे। डंगी और बुकानेश का सपना अब वास्तविकता में तब्दील होने लगा था। एक शक्तिशाली टीम बनने के बाद भी बुकानेश के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। बुकानेश के खिलाड़ी खेल के दौरान कड़े अनुशासन का पालन करते थे, लेकिन जब कोई भी महत्वपूर्ण या तनावपूर्ण मौका आता तो उनका प्रशिक्षण उनके काम नहीं आ पाता। सन 1999 के खेल सत्र में बुकानेश लगातार 6 मैचों में विजयी हुए, लेकिन सत्र के अंत में वे सेंट लुइस रैम्स की टीम से हार गए और कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप में अपनी जगह गंवा बैठे। सन 2000 में भी वे फिलाडेल्फिया ईगल्स से 21-3 से हारे थे, जिसके चलते उन्हें सुपर बॉल में प्रवेश नहीं मिल पाया था। इसके अगले वर्ष भी ठीक यही हुआ। एक बार फिर वे फिलाडेल्फिया ईगल्स से हार गए। इस बार तो यह हार 31-9 से हुई थी। इसके चलते एक बार फिर वे सुपर बॉल में जगह नहीं बना सके। इसके बारे में स्पष्टीकरण देते हुए डंगी बताते हैं, प्रशिक्षण के दौरान सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते थे और सब कुछ ठीक से होता था, लेकिन जैसे ही कोई महत्वपूर्ण मैच होता तो टीम के खिलाड़ी वह सब भूल जाते जो उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सीखा था और इस तरह सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। मैच के बाद अक्सर खिलाड़ी आकर मुझसे कहते, इस बार खेल थोड़ा कठिन था, इसलिए मैं पुरानी आदतों पर निर्भर हो गया, या मुझे लगा मुझे अपनी ओर से कुछ अलग करना चाहिए। दरअसल समस्या यह थी कि यूं तो वे लगभग हर बार मेरी योजनाओं पर भरोसा रखते थे, लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण मैच में सब कुछ दांव पर लगा होता तो वे यह भरोसा कायम नहीं रख पाते थे और एक बार फिर से अपनी पुरानी आदतों के अनुसार ही खेलते थे। बुकानेश टीम लगातार 2 सालों से इन मौके पर आकर सुपर बॉल में जगह बनाने से चूक रही थी। सन 2001 का खेल सत्र समाप्त होने के बाद टीम के जनरल मैनेजर ने डंगी को अपने घर बुलाया। डंगी ने मैनेजर के घर के सामने वाली सड़क पर ओके के पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी पार्क की और वहां से चलकर मैनेजर के घर पहुंचे। इसके 30 सेकंड बाद उन्हें कोच की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अगले साल बुकानेश डंगी की पुरानी योजनाओं पर अमल करके सुपर बॉल जीत गए। डंगी ने उन खिलाड़ियों में जो आदतें विकसित की थी, यह सब उन्हीं के बूते संभव हुआ था। डंगी के स्थान पर नौकरी पर रखे गए नए कोच ने उस वर्ष जीत हासिल करने के बाद बड़े गर्व से लिम्बोर्डी ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई। यह सब डंगी ने अपने घर बैठकर टीवी पर देखा। तब तक डंगी अपने जीवन में इन सब चीजों से बहुत दूर जा चुके थे। एक चर्च के अंदर करीब 60 लोग बैठे हुए थे। इनमें से फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की माताएं, दोपहर के भोजन के लिए निकलने वाले वकील, कसे हुए जीन्स पहने हिप्पी और ऐसे बुजुर्ग शामिल थे जिनके शरीर पर गुदे टैटू का रंग हल्का पड़ता जा रहा था। ये सारे लोग अपने सामने खड़े एक इंसान का भाषण सुन रहे थे। नीली आंखों वाले उस इंसान का पेट काफी बाहर निकला हुआ था और उसने गले में टाई पहन रखी थी।
उसे देखकर लगता था मानो वह कोई नेता हो जिसे अगले चुनाव में जीतने का पूरा भरोसा हो। मेरा नाम जान है और मैं एक शराबी हूँ, उसने बोलना शुरू किया। हेलो जान, सभी ने उसका अभिवादन किया। अपनी शराब की लत छोड़ने के लिए मैंने पहली बार सहायता लेने का निर्णय तब लिया जब एक दुर्घटना में मेरे बेटे के हाथ की हड्डी टूट गई। मंच पर खड़े जॉन ने अपने सामने बैठे लोगों से कहा, अपने ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के साथ मेरा प्रेम संबंध था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि वह यह रिश्ता खत्म करना चाहती है। उसकी यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं ऑफिस से बाहर निकलकर एक शराब खाने में चला गया। वहाँ मैंने वोदका के 2 पेग पिए और वापस ऑफिस लौटकर अपना काम करने लगा। दोपहर के भोजन के लिए मैं अपने एक मित्र के साथ चिलीज में गया और वहाँ हम दोनों ने एक बियर पी। इसके बाद लगभग 2 बजे मैं एक अन्य मित्र के साथ ऐसे शराब खाने में गया जहां हैप्पी आवर्स चल रहे थे। मेरी पत्नी दूसरी महिला के साथ मेरे प्रेम संबंधों के बारे में नहीं जानती थी। उस दिन मेरे बेटे को स्कूल से लाने का जिम्मा मेरा था। मैं गाड़ी में बैठा और स्कूल से अपने बेटे को लेकर घर की ओर जाने लगा। घर जाने वाले रास्ते से मैं हजारों बार गुजर चुका था। मुझे उस रास्ते का एक हिस्सा याद था, पर उस दिन उस रास्ते के अंत में लगे स्टॉप के चिन्ह वाला बोर्ड मुझे ठीक समय पर दिखाई नहीं दिया। अचानक बोर्ड नजर आने पर मैंने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन मेरी गाड़ी संतुलन खोकर फुटपाथ पर चली गई और जाकर बोर्ड से टकरा गई। मेरे बेटे सैम ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था, जिसके चलते अचानक ब्रेक लगने के कारण वह सामने के कांच की ओर तेजी से उछला और चोट खा बैठा। उसके साथ की हड्डी टूट गई। उसकी नाक पर भी चोट लगी थी, जिससे गाड़ी के डैशबोर्ड पर खून फैल गया था। वह इतनी जोर से उछला था कि सामने वाले कांच में दरारें आ गई थी। इस घटना से मैं बहुत घबरा गया। मैंने तय किया कि मुझे शराब छोड़नी होगी और इसके लिए किसी अनुभवी इंसान की सहायता लेनी होगी। इस घटना के बाद मैं नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ। वहां से बाहर निकलने के बाद करीब 13 महीनों तक सब कुछ अच्छी तरह चला। मैं अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग में भी अक्सर जाता था और मुझे भरोसा होने लगा था कि मैंने अपनी लत पर नियंत्रण पा लिया है। फिर आखिरकार मुझे लगने लगा कि मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग्स के बिना अपनी लत को काबू में न रख सकूं। तो फिर मुझे हर 2-4 दिन में शराबियों के साथ मीटिंग करने की क्या जरूरत है। बस फिर क्या था, मैंने इन मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया। इसके बाद लगभग 2 वर्षों तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं। फिर एक दिन जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मेरी माँ का फोन आया। वे डॉक्टर से मिलने गई थी और घर वापस आ रही थी। माँ ने मुझे बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। डॉक्टर का कहना था कि हालांकि उनका इलाज संभव है, पर उनके शरीर में कैंसर इस हद तक फैल चुका था कि अब यह कहना मुश्किल था कि वे पूरी तरह ठीक हो पाएंगी या नहीं। उनकी बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा और मुझसे रहा नहीं गया। मैं फौरन ऑफिस छोड़कर शराब खाने चला गया। अगले 2 वर्षों तक मैं एक बार फिर इस लत का गुलाम रहा। इस दौरान मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक लेने का निर्णय ले लिया और वह अलग रहने लगी। तब तक मेरे एक मित्र ने मुझे ड्रग्स लेना भी सिखा दिया था। मैं हर दोपहर अपने ऑफिस में कोकेन की एक लाइन लेता और 5 मिनट बाद उसका असर महसूस होते ही एक और लाइन ले लेता था। मेरी पत्नी अलग रहने लगी थी, इसलिए एक बार फिर मेरे बेटे को स्कूल से वापस लाने का जिम्मा मुझ पर। एक दिन जब मैं उसे लेने जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मानो मैं इस दुनिया का राजा हूँ। अगले चौक से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी, पर सामने लगे सिग्नल पर मेरी नजर नहीं पड़ी। अचानक एक ट्रक आकर मेरी गाड़ी से टकरा गई। मेरी गाड़ी सड़क पर लहराते हुए पलट गई। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक खरोच तक नहीं आई, इसलिए मैं फौरन गाड़ी से बाहर निकला और उसे सीधा करने का प्रयत्न करने लगा। मैंने सोचा बेहतर होगा कि पुलिस के आने से पहले मैं गाड़ी सीधी करके वहां से निकल जाऊं, लेकिन मेरी योजना सफल नहीं हो पाई। जल्द ही पुलिस वहां आ गई और उन्होंने मुझे नशे में गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरी गाड़ी की पैसेंजर सीट वाला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरा बेटा सैम इस वक्त मेरे साथ होता तो शायद इस हादसे में उसकी मौत हो गई होती। इस हादसे के बाद मैं दोबारा अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग्स के लिए जाने लगा। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि भले ही मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपनी लत पर पूरी तरह काबू पा लिया है, फिर भी मुझे मीटिंग्स में आते रहना चाहिए, क्योंकि खुद को दिव्य शक्ति के प्रति समर्पित किए बिना मैं अपनी लत पर काबू नहीं पा सकता। मैं नास्तिक हूँ, इसलिए मुझे अपने स्पॉन्सर की ये बातें हजम नहीं हुई। पर अब मैं समझ गया हूँ कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो एक ना एक दिन मैं अपने बच्चों की मृत्यु का कारण जरूर बन जाऊंगा।
पाऊंगा, इसलिए मैंने मीटिंग्स में जाना फिर से शुरू कर दिया। मैंने खुद में यह विश्वास जगाया कि इस संसार में कुछ दिव्य शक्तियाँ होती हैं। मैंने पाया कि इसके बाद मेरा यह विश्वास काम करने लगा। मैं नहीं जानता कि यह दिव्य शक्ति ईश्वर है या कुछ और, लेकिन इन शक्तियों ने मेरी मदद की है। मैंने पिछले 7 वर्षों से शराब नहीं पी है और मुझे सचमुच अपनी इस सफलता पर आश्चर्य होता है। ऐसा नहीं है कि इस दौरान मुझे कभी शराब पीने की इच्छा नहीं हुई। कई बार सुबह उठकर मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं शराब पिए बगैर नहीं रह पाऊंगा, पर जब भी ऐसा होता तो मैं खुद को उस दिव्य शक्ति के हवाले कर देता। इसके साथ ही मैं अपने स्पॉन्सर को फोन करके उससे बातचीत भी करता। हमारे बीच आमतौर पर शराब के बारे में कोई बात नहीं होती थी। मैं तो बस उससे अपनी जिंदगी, अपनी शादी और नौकरी जैसे विषयों पर बात करता। कुछ ही देर बाद मुझे ठीक लगने लगता और शराब की तलब खत्म हो जाती। माना जाता है कि अल्कोहल एनोनिमस की सफलता के पीछे का कारण यह है कि वे लत से ग्रस्त लोगों की आदतों को एक बार फिर से प्रोग्राम कर देते हैं। लेकिन लगभग 1 दशक पहले जॉन जैसे लोगों की कहानियों से यह मान्यता कमजोर पड़ने लगी और शोधकर्ताओं ने माना कि आदत के फंदे में नई क्रिया का समावेश करने से आदतें बदली जरूर जा सकती हैं और कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ था। पर बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति आती तो भले ही उनकी आदत बदली जा चुकी हो, पर फिर भी वे अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। जैसे माँ को कैंसर होने की बात सुनते ही जॉन दोबारा शराब की ओर मुड़ गया। इसी तरह वैवाहिक जीवन में तनाव के कारण भी बहुत से लोग दोबारा अपनी पुरानी आदतों की ओर लौट जाते हैं। यह बात स्पष्ट होते ही शोधकर्ताओं को यह सवाल सताने लगा कि यदि आदत परिवर्तन सामान्य परिस्थितियों में इतनी अच्छी तरह काम करता है तो तनाव के समय यह कारगर सिद्ध क्यों नहीं होता। शोधकर्ताओं ने इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए शराब की लत से ग्रस्त अनेक लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि नई क्रियाओं को अस्थायी आदतों में बदलने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चीज की जरूरत पड़ती है। कैलिफोर्निया के अल्कोहल रिसर्च ग्रुप में शोधकर्ताओं के एक दल ने इंटरव्यू के दौरान सभी शराबियों में एक समान पैटर्न पाया। सारे शराबी बार बार एक ही बात दोहराते थे। ऐसे में आदत के फंदे से जुड़े इशारे और इनाम को पहचानना आवश्यक था। लेकिन एक अन्य महत्वपूर्ण चीज थी जिसके बगैर नई क्रियाएं आदत में तब्दील होकर अपनी जड़ें नहीं जमा सकती थी। उन शराबियों के अनुसार यह महत्वपूर्ण तत्व था ईश्वर। शोधकर्ताओं को शराबियों का यह जवाब कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि विज्ञान के प्रयोगों से ईश्वर और अध्यात्म का परीक्षण करना संभव नहीं है। धर्मनिष्ठ होने के बावजूद चर्च में ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे जो शराब पीते रहते हैं, लेकिन अपने इंटरव्यू में अधिकतर शराबी बार बार आध्यात्मिकता का जिक्र करते रहे। फिर सन 2005 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले, ब्राउन यूनिवर्सिटी और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने आपस में संबद्ध होकर एक नया प्रयोग शुरू किया। इसके वैज्ञानिकों का एक दल शोध के लिए शराबियों का इंटरव्यू लेने लगा। इसमें वह शराबियों से सभी प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करते थे। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इन इंटरव्यू का अध्ययन भी किया ताकि वे यह जान सके कि शराब का सेवन न करने और धार्मिक मान्यताओं में कोई पारस्परिक संबंध है या नहीं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं को एक नए पैटर्न नजर आए। उन्होंने पाया कि केवल नई क्रिया द्वारा आदत परिवर्तन करने वाले शराबियों में से अधिकतर लोग तनावपूर्ण परिस्थितियां आते ही दोबारा शराब पीने लगते हैं। पर ब्रुकलिन निवासी जॉन की तरह जो लोग खुद को दिव्य शक्ति के प्रति समर्पित कर देते थे, जिन्हें विश्वास था कि संसार में दिव्य शक्ति का अस्तित्व होता है, वे अक्सर जीवन में तनाव का सामना करने में सफल हो जाते थे और इसके लिए उन्हें शराब की मदद नहीं लेनी पड़ती थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि वास्तव में यहाँ बात ईश्वर की नहीं बल्कि विश्वास की थी। जब ये लोग विश्वास करने लगते तो यह उनके जीवन के हर पहलू पर काम करने लगता। इससे उनका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता कि वे सचमुच खुद को बदल सकते हैं। विश्वास वह तत्व है जिसकी मदद से आदत के फंदे में शामिल की गई नई क्रियाएं नई आदत में रूपांतरित होकर मनुष्य का स्वभाव बन जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के शोधकर्ता टोनी गन का कहना है कि आदतों के बारे में हर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। 1 साल पहले शायद मैं आपसे यह नहीं कह पाता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विश्वास एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह जरूरी नहीं है कि आपको ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास हो। जरूरी तो बस यह है कि आपको विश्वास हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जब किसी शराबी को शराब छोड़ने के लिए नई क्रियाएं सिखाई जाती हैं, तो उन क्रियाओं से शराब पीने के कारण खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद भी शराबी को अपने जीवन में कभी न कभी बुरे समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की नई क्रिया उसे यह भरोसा नहीं दिला सकती कि सब ठीक हो जाएगा। असली बदलाव तो तब आता है जब शराबी को पूरा विश्वास
विश्वास हो कि शराब के बिना भी वह बुरे समय का सामना कर सकता है। अल्कोहल एनोनिमस की 12 कदमों की योजना का मुख्य तत्व विश्वास ही है। इस संगठन की मीटिंग्स में बार बार अपना विश्वास बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। अल्कोहल एनोनिमस लोगों को अपनी योजना पर और खुद पर विश्वास करने का प्रशिक्षण देता है। यहाँ लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब तक सब कुछ असल में ठीक न हो जाए तब तक यह विश्वास रखें कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। अल्कोहल रिसर्च ग्रुप के वरिष्ठ वैज्ञानिक लियन कैस्कुट कहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग्स में जाने वाला इंसान अपने चारों ओर बैठे लोगों को देखकर सोचता है कि अगर ये सारे लोग शराब छोड़ सकते हैं तो भला मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। लोगों के समूह में बैठकर अपने अनुभव बांटने की प्रक्रिया में अनोखी शक्ति होती है। अकेला इंसान विपरीत परिस्थितियों में खुद पर विश्वास रखने में नाकाम हो सकता है, पर जब वह एक समूह का हिस्सा होता है तो विश्वास रखना आसान हो जाता है। एक समूह मिलकर किसी भी अकेले इंसान की गलत धारणाओं और मान्यताओं को समाप्त कर सकता है। समूह में विश्वास पैदा होता है। उस दिन अल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग समाप्त होने के बाद जब जॉन वहाँ से निकल रहा था तो मैंने उससे पूछा, तुम पहले भी अल्कोहल एनोनिमस के सदस्य रह चुके हो, पर फिर भी तुमने दोबारा शराब पीना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी बार यहाँ लौटने पर ऐसा क्या हुआ जो तुम अपनी लत पर काबू पाने में सफल हो गए। इस सवाल के जवाब में उसने मुझे बताया, ट्रक से टकराने वाली उस दुर्घटना के बाद मैं दोबारा यहाँ मीटिंग्स में आने लगा। एक दिन मीटिंग समाप्त होने के बाद कुर्सियां समेट कर रखने के लिए उन्हें कुछ लोगों की मदद की जरूरत पड़ी। मैंने मदद करने के लिए हाथ उठाया। यह कोई बड़ा काम नहीं था और केवल 5 मिनट में ही सारी कुर्सियां समेटकर एक कोने में रख दी गईं। लेकिन उन 5 मिनटों में मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि कुछ ऐसा कर रहा था जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण था। इससे मुझे एक किस्म की खुशी मिली। मुझे लगता है कि यह भावना ही मुझे एक नए रास्ते पर ले आई। पहली बार मीटिंग्स में आते समय मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन मीटिंग्स में शामिल होने के बाद जब मैं घर लौटा तो मैं विश्वास करने के लिए तैयार था। डंगी को बुकानेर्स के कोच के पद से बर्खास्त हुए 1 सप्ताह हो चुका था। एक दिन उन्हें अपने फोन की आंसरिंग मशीन पर करीब 15 मिनट लंबा एक मैसेज मिला। यह मैसेज इंडियाना पेलिस कोल्ट्रस टीम के मालिक का था। उनकी टीम के पास पेटान मैनिंग नामक खिलाड़ी था जो NFL का सर्वश्रेष्ठ क्वार्टर बैरक माना जाता था। इसके बावजूद उस वर्ष कोल्ट्रस टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। टीम के मालिक ने डंगी से कहा कि वह बार बार हार का सामना करके थक चुका है और अब उसे डंगी की मदद चाहिए। डंगी इंडियाना पेलिस पहुंच गए और कोल्ट्रस टीम के प्रधान कोच का पद संभाल लिया। डंगी ने वहां जाकर भी उसी मूलभूत योजना को लागू किया। उन्होंने कोल्ट्रस टीम के खिलाड़ियों को उनके पुराने इशारों की मदद से नई क्रियाओं को आदत बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। इसके बाद पहले खेल सत्र में कोल्ट्रस ने 16-6 से जीत हासिल की और टीम को प्ले ऑफ के लिए चुना गया। इसके अगले सत्र में वह 12-4 से जीते, लेकिन केवल एक खेल के कारण सुपर बॉल में प्रवेश नहीं पा सके। डंगी एक बार फिर प्रसिद्ध होने लगे। देश भर में अखबारों और टीवी चैनलों में उनके चर्चे होने लगे। डंगी की प्रसिद्धि का आलम यह था कि देश के कोने कोने से लोग उनकी चर्च में प्रार्थना के लिए आने लगे, जिसमें डंगी प्रार्थना करते थे। डंगी के बेटे भी कोल्ट्रस के लॉकर रूम और मैदान के किनारे अक्सर नजर आते रहते थे। वर्ष 2005 में डंगी के बड़े बेटे जेमी ने फ्लोरिडा के एक कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि डंगी को सफलता तो मिल रही थी, लेकिन पुरानी समस्या कायम थी। कोल्ट्रस टीम ने पूरे खेल सत्र में अनुशासन बरकरार रखा और अच्छा खेल दिखाया, पर प्ले ऑफ का समय आते ही उन पर तनाव हावी हो गया और वे डंगी द्वारा सिखाई आदतों को अचानक भूल गए। डंगी के अनुसार पेशेवर फुटबॉल में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। कोल्ट्रस टीम विश्वास बनाकर रखना तो चाहती थी, पर जब भी तनाव बढ़ता था तो इसके लिए खिलाड़ी वापस अपनी पुरानी आदतों की ओर मुड़ जाते थे। कोल्ट्रस ने वर्ष 2005 के नियमित खेल सत्र के 12 मैचों में जीत हासिल की और 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कोल्ट्रस के इतिहास में यह उनका सबसे अच्छा साल रहा। फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। क्रिसमस के 3 दिन पहले देर रात टोनी डंगी के घर का फोन बजा। उनकी पत्नी को लगा कि शायद टीम के किसी खिलाड़ी का फोन होगा, इसलिए उन्होंने फोन उठाकर डंगी के हाथ में पकड़ा दिया, पर फोन किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि एक अस्पताल की नर्स का था। उस नर्स ने डंगी को बताया कि आपके बेटे जेमी को आज शाम अस्पताल लाया गया था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे। जेमी की गर्लफ्रेंड को वह अपने अपार्टमेंट में बेल्ट के सहारे छत से लटका हुआ मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रही और उसकी मृत्यु हो गई। डंगी का बेटा जेमी मर चुका था। क्रिसमस के दिन पादरी डंगी के घर आए। उन्होंने बताया कि तुम सबकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिलहाल तुम जो भी महसूस कर रहे हो वह समय के साथ गुजर जाएगा। इस घटना से डंगी और उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा। अब डंगी को मानसिक रूप से इस स्थिति से निकलने के लिए
लिए कहीं और मन लगाने की जरूरत थी। उनकी पत्नी और टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें काम पर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। बेटे के क्रियाक्रम के कुछ ही दिनों बाद डंगी एक बार फिर मैदान पर लौट आए। आगे चलकर उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उन सबके प्यार और सहारे ने मुझे भाव विभोर कर दिया था। जब भी कठिन समय आया, एक टीम के तौर पर हम सब ने एक दूसरे को सहारा दिया। उस समय मुझे उन सबके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस वर्ष उनकी टीम पहले प्ले ऑफ मैच में हार गई और उस खेल सत्र से बाहर हो गई। उस दौर में टीम का हिस्सा रह चुके एक खिलाड़ी ने मुझे बताया कि डंगी को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से गुजरते देखकर हम सबके अंदर कुछ बदल सा गया था। इस दुखदाई के समय में हम सब किसी न किसी तरह अपने कोच की मदद करना चाहते थे। यह कहना गलत होगा कि एक जवान बेटे की मौत से फुटबॉल के खेल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि डंगी हमेशा कहते थे कि उनके लिए उनके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। पर कोल्ट्रस के खिलाड़ी बताते हैं कि जेमी की मौत के बाद जब वे अगले खेल सत्र की तैयारी कर रहे थे तो एक बड़ा बदलाव आया। फुटबॉल कैसे खेला जाए, अब इसे लेकर डंगी के पास एक अलग ही किस्म का दृष्टिकोण था। टीम ने खुद को पूरी तरह डंगी के हवाले कर दिया और आखिरकार खिलाड़ियों में विश्वास बढ़ गया। नाम ना लिखे जाने की शर्त पर कुछ खिलाड़ी उस समय के बारे में बात करने को तैयार हो गए। उनमें से एक ने बताया कि उस समय खेल सत्र के दौरान मेरे दिमाग में अक्सर सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट के विचार चलते रहते थे, पर जब कोच डंगी अपने बेटे का क्रियाक्रम करके मैदान पर लौटे तो उनका दुख कम करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। एक खिलाड़ी ने बताया कि कुछ लोगों को दूसरों को गले लगाना पसंद होता है, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने तो पिछले 10 सालों में कभी अपने बेटे तक को गले नहीं लगाया, लेकिन जब कोच डंगी लौट कर आए तो मैं बहुत देर तक उन्हें गले से लगाए रहा। मैं बस उन्हें यह महसूस कराना चाहता था कि इस दुख की घड़ी में वह अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। जेमी की मौत के बाद टीम के खेलने के तरीके में बदलाव आया। अब टीम के खिलाड़ी डंगी की योजना पर पूरी तरह भरोसा करने लगे। मैदान पर अभ्यास करने से लेकर सन 2006 का खेल सत्र शुरू होने तक टीम कोल्ट्रस ने हर मैच बहुत ही ध्यान लगाकर और अनुशासित होकर खेला। एक अन्य खिलाड़ी ने कहा, फुटबॉल की अधिकतर टीमें असल में टीम की तरह नहीं होती, उनमें समूह भावना नहीं होती, वे बस एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन उस साल हम एक असली टीम बने, जो वाकई अद्भुत अनुभव था। कोच ने एक चिंगारी सी लगाई थी, पर वह सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी। उनके वापस आने के बाद ऐसा लगा जैसे हम सब एक दूसरे पर विश्वास करने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अब हम एक साथ खेलना सीख चुके हैं। कोल्ट्रस टीम को अपनी जीतने की काबिलियत पर और डंगी की योजनाओं पर विश्वास तब हुआ जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, पर ऐसा विश्वास कई बार बिना किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बगैर भी पैदा हो सकता है। वर्ष 1994 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया। इसमें ऐसे लोगों का अध्ययन किया गया था जो अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अपनी आदतों को पूरी तरह बदला और एक नए रूप में लोगों के सामने आए। आमतौर पर इनमें तलाक या कोई जानलेवा बीमारी होने जैसी घटनाएं शामिल थी। कुछ लोगों ने अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से गुजरते देखकर यह बदलाव किया था, जैसे कोल्ट्रस के खिलाड़ियों ने डंगी को देखकर खुद को बदल लिया। हालांकि अनेकों लोग बगैर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ही अपने अंदर बड़े और बेहतर परिवर्तन लाने में कामयाब हुए। ये लोग स्वयं को बदलने में इसलिए सफल हो सकते हैं क्योंकि वे ऐसे किसी न किसी समूह का हिस्सा थे जो स्वयं को बदलना आसान बना देता है। शोधकर्ता से बातचीत के दौरान एक महिला ने बताया कि उनकी जिंदगी तब बदली जब उसे एक मनोविज्ञान की कक्षा में जाने का मौका मिला। वहाँ उससे कुछ बेहतरीन लोग मिले। उस समूह का हिस्सा बनने के बाद उसके लिए खुद को बदलना बहुत आसान हो गया। उस महिला के अनुसार उस समूह ने सचमुच मेरे लिए संभावनाओं का दरवाजा खोल दिया। अब मैं पुरानी बातों को और नहीं सह सकती थी। अब मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। एक अन्य इंसान ने बताया कि मैं बहुत ही शर्मीले स्वभाव का था, लेकिन मुझे ऐसे दोस्त मिले जिनके सामने भी मैं अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर सकता था। वे मेरा आकलन करते थे पर मुझे नीचा नहीं दिखाते थे। पहले जब मैं कहीं बाहर जाता था तो आत्मविश्वास से भरा होने का नाटक करता था, पर अंदर से मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे अंदर जरा भी आत्मविश्वास नहीं है। पर अपने दोस्तों के समूह के साथ अभ्यास कर अब मैं सचमुच आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करता हूँ। अब मुझे नाटक नहीं करना पड़ता। जब लोग
किसी ऐसे समूह का हिस्सा बन जाते हैं जहां परिवर्तन संभव लगता है तो उनके अंदर परिवर्तन की सच्ची आदत पैदा हो जाती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि खुद में मूलभूत परिवर्तन लाने वाले लोगों के जीवन में कोई न कोई जिंदगी बदलने वाली घटना घटी ही हो। कई बार समूह के माध्यम से इंसान के अंदर परिवर्तन लाने का विश्वास जगाया जा सकता है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यह समूह सिर्फ दो लोगों का एक जोड़ा हो। एक महिला ने शोधकर्ताओं को बताया, मेरा जीवन शौचालय साफ करने के काम ने बदला। आप जानना चाहेंगे यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि वह अपने इस काम के दौरान कई सप्ताहों तक अपने सहकर्मियों के साथ इस विषय पर चर्चा कर सकी कि उसे अपने पति को तलाक देना चाहिए या नहीं। इस अध्ययन से जुड़े एक मनोविज्ञानी टॉम हेथरटन कहते हैं, परिवर्तन तब संभव होता है जब हम दूसरों की आंखों में उसकी झलक देख लेते हैं, क्योंकि तब हमें यह विश्वास हो जाता है कि परिवर्तन संभव है। हम यह नहीं जानते कि विश्वास कैसे काम करता है या कोई नहीं बता सकता कि उस महिला को मनोविज्ञान की कक्षा में मिले समूह ने अलग नजरिया कैसे दिया या डंगी के बेटे की मौत के बाद कोल्ट्रस्ट की टीम अचानक एकजुट होकर कैसे खेलने लगी। अनेकों लोग अपने दोस्तों से अपने दुखी वैवाहिक जीवन के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन वे सब तलाक नहीं लेते। ऐसी कितनी ही टीमें होंगी जिन्होंने अपने कोच को किसी दुखदायी समय से गुजरते देखा होगा, पर हर टीम में बदलाव नहीं आता। लेकिन हम यह जानते हैं कि लोगों को इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि परिवर्तन संभव है, तभी वे आदतों को परिवर्तित करने में सफल हो सकते हैं। अल्कोहल एनोनिमस जैसे समूह इंसान को यही विश्वास रखना सिखाते हैं। यहाँ लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। यही वह प्रक्रिया है जिसने अल्कोहल एनोनिमस को इतना सफल संगठन बनाया है, क्योंकि समूह में रहने से विश्वास करना आसान हो जाता है। जेमी की मृत्यु के 10 महीनों बाद सन 2006 का फुटबॉल सत्र शुरू हुआ। इसमें कोल्ट्रस का प्रदर्शन अद्वितीय रहा। उन्होंने 9 मैच जीतकर 12-4 के स्कोर के साथ इस सत्र का अंत किया। इसी सत्र में उन्होंने अपना पहला प्ले ऑफ जीता और बाल्टीमोर रेवंस की टीम को हराकर डिविजनल का खिताब भी जीता। अब वे कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप खेल रहे थे और उस सुपर बॉल से बस एक कदम दूर थे, जिसमें डंगी को 8 बार सिर्फ असफलता हाथ लगी थी। यह मैच 21 जनवरी 2007 को हुआ। विपक्षी टीम ने इससे पहले भी 2 बार कोल्ट्रस को हराकर उनका सुपर बॉल में जगह बनाने का सपना नेस्तनाबूद किया था। यह टीम थी न्यू इंग्लैंड पेट्रियाट्स। हालांकि कोल्ट्रस ने खेल की शुरुआत दमदार ढंग से की, लेकिन पहला हाफ टाइम आते आते टीम के रूप में उनका प्रदर्शन फिर एक बार कमजोर पड़ने लगा। अधिकतर खिलाड़ी या तो गलती करने की चिंता से ग्रस्त थे या सुपर बॉल में जाने को लेकर इतने उत्साही हो गए थे कि खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। वे अपनी आदतों पर निर्भर न रहकर हर चीज से पहले सोच विचार करने लगे। गेंद को ठीक से न खेल पाने का नतीजा टर्नओवर के रूप में सामने आया। एक बार जब पेंटन मैनिंग नामक खिलाड़ी ने गेंद को आगे पास किया तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी ने उसे फौरन रोक लिया और गेंद को टचडाउन के लिए वापस ले लिया। विपक्षी टीम का स्कोर बढ़ रहा था और वे 21-3 से आगे चल रहे थे। NFL के आज तक के इतिहास में कोई भी टीम किसी मैच में इतना पीछे होने के बाद उलटफेर करने में सफल नहीं हुई थी। हर किसी को डंगी की टीम की एक और हाफ साफ नजर आ रही थी। तभी हाफ टाइम हुआ और लॉकर रूम में बैठे कोल्ट्रस के खिलाड़ियों को डंगी ने एक जगह इकट्ठे होने का निर्देश दिया। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बावजूद स्टेडियम में बैठे दर्शकों का शोर अंदर तक सुनाई दे रहा था। कमरे में सारे खिलाड़ी चुपचाप बैठे थे। डंगी ने अपने खिलाड़ियों की ओर देखा। तुम सबको विश्वास रखना होगा, उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा। हम सब 2003 में भी इस स्थिति का सामना कर चुके हैं, यहाँ तक कि विपक्षी टीम भी वही है। तब भी हम केवल 1 यार्ड के कारण जीत हासिल करने से चूक गए थे, केवल 1 यार्ड से। लेकिन इस बार नहीं, कमर कस लो, क्योंकि इस बार बाजी सिर्फ हमारी होगी। अब जीत का स्वाद चखने की बारी हमारी है। हाफ टाइम समाप्त होते ही कोल्ट्रस टीम के सारे खिलाड़ी कमरे से बाहर आए और उन्होंने मैदान पर अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए। इस बार उन्होंने डंगी की सिखाई वही तकनीक अपनाई जो उन्हें इस ऊंचाई तक लेकर आई थी। वे फिर से अपनी आदतों पर निर्भर हो गए और इशारों पर ध्यान केंद्रित करके खेलने लगे। वे पूरी सावधानी के साथ एक बार फिर वही क्रियाएं करने लगे जिनका अभ्यास वे पिछले 5 वर्षों में कई बार कर चुके थे। ये क्रियाएं करना अब उनकी आदत बन चुका था। विपक्षी टीम के खिलाड़ी मैदान पर 14 प्ले और 66 यार्ड दूर ओपनिंग ड्राइव पर थे। उन्होंने टचडाउन स्कोर किया। इसके बाद एक बार फिर गेंद उनके पास आई और अगले 3 मिनटों में उन्होंने फिर से स्कोर किया। चौथा क्वार्टर समाप्त होते होते कोल्ट्रस ने काफी पॉइंट्स स्कोर किए
और अब वह विपक्षी टीम की बराबरी पर आ गए। अब खेल में केवल 3 मिनट 39 सेकंड ही बचे थे, तभी पेट्रियार्ट्स ने फिर स्कोर किया और अब डंगी की टीम 34-31 से पीछे हो गई। कोल्ट्रस ने गेंद अपने कब्जे में ले ली और मैदान की दूरी की ओर जाने लगे। वे केवल 19 सेकंड में ही मैदान पार कर आखिरी छोर पर चले गए। अब मैच में पहली बार कोल्ट्रस 38-34 से आगे थे। घड़ी में केवल 8 सेकंड बाकी थे। अगर डंगी की टीम ने पेट्रियार्ट्स को टचडाउन स्कोर करने से रोक लिया तो कोल्ट्रस इस मैच को जीत सकते थे। फुटबॉल में 60 सेकंड का समय एक जन्म के बराबर होता है। पेट्रियार्ट्स के क्वार्टरबैक टॉम बैरडी ने इससे पहले अनेक मैचों में इससे भी कम समय में टचडाउन स्कोर किए थे। इसलिए खेल फिर से शुरू होने पर जब बैरडी ने तुरंत गेंद को अपने कब्जे में लेकर आधा मैदान पार कर लिया तो किसी और को आश्चर्य नहीं हुआ। अब केवल 17 सेकंड बाकी थे और पेट्रियार्ट्स टचडाउन के लिए बिल्कुल तैयार थे। एक बार फिर उनकी जीत निश्चित होती नजर आ रही थी और डंगी की टीम एक बार फिर पराजय की ओर बढ़ रही थी। यह मैच जीतकर पेट्रियार्ट्स एक बार फिर कोल्ट्रस का सुपर बॉल में जगह बनाने का सपना चकनाचूर करने वाले थे। जैसे ही पेट्रियार्ट्स स्क्रीमेज लाइन पर पहुंचे, कोल्ट्रस की डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों ने अपना स्थान ले लिया। कोल्ट्रस का कॉर्नरबैक मैरलिन जैक्सन लाइन से 10 यार्ड पीछे खड़ा था। उसने इशारों पर ध्यान केंद्रित किया और गौर किया कि पेट्रियार्ट्स के लाइनमैन एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं और पीछे दौड़ने वाला खिलाड़ी कितना झुका है। इन दोनों इशारों से जैक्सन को पेट्रियार्ट्स की अगली चाल का पता चल गया। पेट्रियार्ट्स का क्वार्टरबैक टॉम बैरडी गेंद आगे देने के लिए पीछे की ओर झुका, लेकिन वह गेंद तक पहुंच पाता इससे पहले ही जैक्सन नए स्थान पर पहुंच चुका था। बैरडी ने अपना हाथ उठाया और गेंद फेंकी। उसने वह गेंद पेट्रियार्ट्स के रिसीवर की ओर फेंकी। वह उससे 20 यार्ड दूर मैदान के बीच खड़ा था और उसके आसपास विपक्षी टीम का एक भी खिलाड़ी नहीं था। अगर रिसीवर गेंद पकड़ लेता तो वह आसानी से आखिरी छोर तक पहुंच सकता था या टचडाउन भी स्कोर कर सकता था। गेंद हवा में उछली, लेकिन कोल्ट्रस का क्वार्टरबैक जैक्सन इससे पहले ही इशारों के अनुसार अपनी आदत के तहत आगे बढ़ चुका था। रिसीवर के बाईं ओर गुजरती हुई गेंद उस तक पहुंचने में एक क्षण पहले ही उसने वहां पहुंचकर गेंद अपने कब्जे में ले ली। वह आगे दौड़ा और मैदान पर फिसला। इस पूरे समय उसने गेंद को कसकर अपने सीने से लगाए रखा। यह सब केवल आखिरी 5 सेकंड में हुआ था और इसके बाद मैच का समय समाप्त हो गया। डंगी की टीम मैच जीत चुकी थी। इसके 2 हफ्तों बाद वे सुपर बॉल भी जीत गए। कोल्ट्रस आखिरकार चैंपियन कैसे बनी, इसका स्पष्टीकरण देने के लिए दर्जनों कारण बताए जा सकते हैं, जैसे उस वर्ष किस्मत उनके साथ थी या शायद उनका समय अच्छा चल रहा था वगैरह। लेकिन डंगी के खिलाड़ी बताते हैं कि उनके चैंपियन बनने का कारण था कि वे विश्वास करना सीख गए थे। इस विश्वास के कारण कठिन समय में भी डंगी के खिलाड़ी अपनी क्रियाओं और आदतों पर ही निर्भर बने रहे। मैच के बाद लॉम्बार्डी ट्रॉफी पकड़े पेंटन मैनिंग ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों से कहा, हमारी जीत का श्रेय कोच डंगी को जाता है। ये ट्रॉफी उनके विश्वास का परिणाम है। डंगी अपनी पत्नी की ओर मुड़े, हमने कर दिखाया। आदतों में परिवर्तन कैसे आता है? दुर्भाग्यवश आदतों में परिवर्तन लाने का ऐसा कोई सीधा रास्ता नहीं है जो हर किसी के काम आ सके। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे अपनाकर हर किसी को आदतें बदलने में सफलता हासिल हो सके। हम जानते हैं कि आदतों को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि पुरानी आदतों के स्थान पर नई आदतें विकसित करनी पड़ती हैं। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि आदत परिवर्तन का एक सुनहरा नियम होता है जो आदतों में परिवर्तन लाना आसान बना देता है। यह सुनहरा नियम है, आदत के फंदे के इशारे और इनाम समान रखते हुए नई क्रियाओं का समावेश किया जाए। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, इसके लिए विश्वास भी जरूरी है। आदत में परिवर्तन लाने के लिए लोगों के अंदर यह विश्वास होना जरूरी है कि उनकी आदतों में परिवर्तन संभव है। आमतौर पर इंसान के अंदर यह विश्वास किसी समूह की मदद से ही पैदा होता है। जैसे अगर आप धूम्रपान की आदत छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए किसी ऐसी नई क्रिया का पता लगाना जरूरी है जिससे आपकी निकोटीन के सेवन की इच्छा तृप्त हो सके। इसके बाद एक सपोर्ट ग्रुप ढूंढें, यानी ऐसे लोगों का समूह जो पहले धूम्रपान करते थे पर अब इस लत से मुक्त हो चुके हैं। उनका समूह आपको यह विश्वास दिला सकता है कि आपके लिए निकोटीन से दूर रहना संभव है। जब भी आपको ऐसा लगे कि नई आदत विकसित करने की प्रक्रिया में आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं तो इस समूह की सहायता जरूर लें। इसी तरह अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी खान पान की आदतों पर बारीकी से गौर करें। जैसे आप हर रोज काम करते करते बीच में उठकर स्नैक्स खाने क्यों निकल
निकल पड़ते हैं। साथ ही कोई ऐसा इंसान ढूंढें जिससे आप कुछ देर तक गप्पे लड़ा सकते हैं, ताकि फिर आप ब्रेक के दौरान कैंटीन में जाकर कुछ खाने के बजाय उस इंसान के पास जाएं और उससे यूं ही कुछ देर बातचीत करें। अगर आप यह सब नहीं कर सकते तो कोई ऐसा समूह ढूंढ सकते हैं जिसके सदस्यों का लक्ष्य भी वजन घटाना ही हो। अगर यह भी संभव नहीं है तो कम से कम कोई ऐसा इंसान ढूंढें जो चिप्स या ऐसे ही अन्य स्नैक्स खाने के बजाय अपने बैग में फल वगैरह रखता हो। स्पष्ट है कि अगर आप अपनी आदतों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके विकल्प के रूप में आपको कोई क्रिया ढूंढनी होगी। अगर आप किसी समूह का हिस्सा बनकर ऐसा करेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। आपके अंदर विश्वास होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और समूह का हिस्सा बनने से विश्वास बढ़ता है, फिर चाहे वह समूह अनगिनत लोगों का हो या फिर सिर्फ 2 लोगों का। हम जानते हैं कि परिवर्तन संभव है। शराबी व्यक्ति अपनी लत से छुटकारा पा सकता है। धूम्रपान की लत से ग्रस्त व्यक्ति इससे मुक्त भी हो सकता है। निरंतर पराजित होने वाले लोग चैंपियन भी बन सकते हैं। आप अपनी नाखून चबाने की आदत से लेकर काम के समय ऑफिस में स्नैक्स खाने तक की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने बच्चों पर चिल्लाने, रात भर जागने, छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहने जैसी आदतों पर भी आसानी से काबू पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों में पाया है कि अगर आदतों को बदलने की दिशा में सही कदम उठाए जाएं, तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी कंपनियों, संगठनों और समूहों की आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगले अध्याय में इसी के बारे में बताया गया है। आदत और लत के बीच बड़ा ही महीन फर्क होता है और इस फर्क को समझना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन ने लत को कुछ इस तरह परिभाषित किया है: इंसानी दिमाग का वह प्राथमिक अस्थायी रोग जो इनाम, प्रेरणा, याददाश्त और ऐसी ही अन्य चीजों से संबंधित है। लत अपनी श्रेणी की ऐसी बीमारी है जिसे व्यवहार नियंत्रण व निरंतर परहेज में असमर्थता, रिश्तों के मामले में नुकसान और तीव्र इच्छा जैसी समस्याओं वाली श्रेणी में रखा जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि लत को इस तरह प्रभावित करने से यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि हर सप्ताह कोकेन का नशा करने के लिए $50 खर्च करना गलत और हर सप्ताह कॉफी पर $50 खर्च करना सही क्यों है। अगर किसी इंसान को हर सुबह कॉफी की तलब लगती है तो इस परिभाषा पर विश्वास करने वाले निरीक्षक को यह इंसान लती नजर आएगा, क्योंकि वह निरीक्षक यह मानकर बैठा होगा कि कॉफी पर $50 खर्च करने का अर्थ है आत्म व्यवहार नियंत्रण में असमर्थता। अगर इस परिभाषा के आधार पर सोचें तब तो जो इंसान हर सुबह नाश्ता करने के बजाय अपने बच्चों के साथ दौड़ने और व्यायाम करने निकल जाता है वह व्यायाम का लती है। अधिकतर शोधकर्ताओं का यही मानना है कि लत एक जटिल चीज है और हम इसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ऐसे कई व्यवहार जिन्हें हम लत से जोड़कर देखते हैं वे आमतौर पर आदत के कारण हो रहे होते हैं। सिगरेट, शराब या ड्रग्स जैसी चीजों का सेवन करने से इंसान अक्सर शारीरिक रूप से इन पर निर्भर हो जाता है, पर जैसे ही वह इसका सेवन पूरी तरह बंद कर देता है तो इनके सेवन की शारीरिक इच्छा जल्द ही विलीन भी हो जाती है। उदाहरण के लिए जब कोई इंसान धूम्रपान करना छोड़ देता है तो निकोटीन के प्रति उसकी शारीरिक निर्भरता तभी तक रहती है जब तक उसके खून से इस रसायन का आखिरी अंश साफ नहीं हो जाता। आमतौर पर यह अवधि आखिरी सिगरेट पीने के बाद 100 घंटे की होती है। वास्तविकता यह है कि धूम्रपान छोड़ने के बहुत दिनों बाद भी इंसान जिन इच्छाओं को निकोटीन की अपनी पुरानी लत का परिणाम मानने लगता है वे इच्छाएं दरअसल इसलिए नहीं उठती क्योंकि उसे निकोटीन की जरूरत महसूस हो रही है। ये इच्छाएं तो उसकी आदतों की वजह से उठती हैं, क्योंकि रोज सुबह नाश्ते या खाने के बाद उसे धूम्रपान की आदत थी और अब चूंकि वह धूम्रपान करना छोड़ चुका है इसलिए उस आदत से मिलने वाला आनंद उसे बार बार याद आ रहा है। लत के इलाज पर हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि लत का सबसे प्रभावी इलाज है उन आदतों को छोड़ना जो हमारे किसी ऐसे व्यवहार से संबंधित हैं जिसे हम अपनी लत मानते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ओपिएट जैसे कुछ रसायन दीर्घकालीन लत पैदा कर सकते हैं और इससे संबंधित कई अध्ययन यह इशारा करते हैं कि कुछ लोगों में लत पैदा करने वाले रसायनों का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति स्पष्ट नजर आती है, भले ही उनके व्यवहार को सुधारने की कितनी भी कोशिश की गई हो। हालांकि ऐसे रसायनों की संख्या काफी कम है जो किसी इंसान के अंदर दीर्घकालीन शारीरिक निर्भरता पैदा करने में सक्षम है और ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या भी शराब और ड्रग्स के लती लोगों से बहुत कम है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आदतों को बदलना जितना आसान नजर आता है उतना है नहीं। यह कहना गलत होगा कि धूम्रपान, शराब की लत, जरूरत से ज्यादा खाना
बढ़ाना और ऐसी ही अन्य अंतर्निहित समस्याओं को बिना किसी ठोस प्रयास के ठीक किया जा सकता है। सच्चे परिवर्तन के लिए ठोस प्रयास करने के अलावा इच्छा को सक्रिय करने वाले व्यवहार की समझ होना भी जरूरी है। किसी भी आदत को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। सिर्फ आदत के फंदे के बारे में जान लेने भर से कोई भी इंसान धूम्रपान की आदत छोड़ने में सफल नहीं हो सकता। हालांकि आदतें कैसे काम करती हैं, यह समझ लेने से हमें वह अंतर्दृष्टि जरूर मिल जाती है जो नए व्यवहार को अपनाने में मददगार साबित होती है। व्यसन, लत या विनाशकारी व्यवहार से जूझ रहे लोग प्रशिक्षित चिकित्सकों, थेरेपी देने वाले विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व पुरोहित, पादरियों समेत किसी भी अन्य व्यक्ति से मिलने वाली मदद से लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञ इस बात से सहमति रखते हैं कि धूम्रपान और शराब के लती और ऐसी ही अन्य हानिकारक आदतों से ग्रस्त लोग कई बार बिना किसी उपचार या मदद के स्वतः ही इन आदतों को छोड़ देते हैं। आमतौर पर ऐसा तभी संभव होता है जब लोग उन इशारों, इच्छाओं और इनामों को समझ लेते हैं जो उनकी हानिकारक आदतों को सक्रिय करते हैं। इशारों, इच्छाओं और इनामों को समझ लेने के बाद ये लोग अपनी विनाशकारी दिनचर्या का स्वस्थ विकल्प ढूंढते हैं और फिर उन विकल्पों को अपना लेते हैं। कई बार तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वे यह सब कैसे कर पा रहे हैं। हालांकि आदतों को सक्रिय करने वाले इशारों, इच्छाओं और इनामों को समझ लेने भर से आदतें अचानक गायब नहीं हो जाती। हाँ, इससे आपको अपने पैटर्न्स बदलने का रास्ता जरूर नजर आने लगता है।